हाय फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं उसमें हम लोग का एमसीक्यूज होगा ज्योग्राफी पार्ट से, और जिसमें टॉपिक लिया गया है भारत की स्थिति और विस्तार। ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किस तरह से? तो मैप के थ्रू। और आज हम लोग जो करेंगे वो एमसीक्यूज होगा उसी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने नहीं दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरे मैप में आपको बताया है। ऐसे मैं शॉर्टकट में भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो करने लगे तो फिर से वो आधा घंटा निकल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने बात किया है कि भारत किस द्वीप का ये टुकड़ा है, ये भाग किस महाद्वीप का है, कहाँ से कटकर ये आया था, फिर इसका जो लंबाई चौड़ाई जो भी है भारत की कितनी है, कितने राज्य जो है वो बाहरी जो अन्य देश है उससे उसकी सीमा सजा हो रही है, कितने राज्यों की, कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय हैं यानी कि जल से लगे हुए हैं, उसकी लंबाई कितनी है, तटीय लंबाई क्या है, इसकी जो स्थलीय लंबाई है वो क्या है, दो देशों के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये सभी चीज़ों को वहाँ पर कवर किया गया है। कितने द्वीप है, सबसे उत्तरी छोर को, दक्षिणी छोर को, सबका नाम क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से जल सीमा, विदेशों के साथ कौन से देश के साथ जल सीमा बनती है भारत की, इन सारे चीज़ों को, जो अक्षांशीय रेखा है वो कौन कौन से अक्षांशीय देशांतरीय जो भी रेखाएं हैं उसके बारे में बात की गई है। मकर रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा है वह किस शहर से होकर गुजरती है, इन सारे चीज़ों को एक एक करके पॉइंट वाइज आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एक बार। वो देखने के बाद आप यहाँ से अगर क्वेश्चन करेंगे अभी एमसीक्यूज़ का, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और जिस तरह से करंट अफेयर का जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है छोटे छोटे वीडियोज़ में 25-30 क्वेश्चंस करके, इसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी को भी करेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री को भी करेंगे। ऐसे में हुआ क्या कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, बुक्स में आप पढ़ रहे हैं या अदर किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो उसे पढ़ने के बाद आप कितना बना पा रहे हैं खुद से। तो ये एमसीक्यूज़ के रूप में आपका एक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में कितना अभी तक बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का, और जल्दी ही इसका पॉलिटी और हिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी होने चाहिए वीडियोज़ में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। और अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है इतना ही बढ़ चलना चाहिए, तो इतना ही क्वेश्चन करके आपके सारे जो भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक बनते हैं सब्जेक्ट्स के, तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करके, लेकिन जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं मैप वाले वीडियो को, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का अंग। और ऐसा कहा गया है कि इसके अलावा और भी अन्य नवखंड थे, और जिसमें से भारत जो है जम्बू द्वीप का अंश है। जैसे कि इलावृत, भद्रास्व, कीम पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्य, कुरु, हिरण्मय, ये सारे खंड थे, अलग अलग नवखंड थे। लेकिन भारत ही है केवल जहाँ पर मृत्यु लोग हैं, और शेष जो है देवलोक माना गया है। और इसके चारों तरफ लवण सागर है, देख रहे हैं आप लोग, लवण सागर है, मतलब सागर है, खाड़िए। और जम्बू द्वीप इसका नामकरण क्यों था इस खंड का? तो यहाँ पर जो है जामुन के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था जम्बू द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले तो ग्रीक भाषा में किया गया था। और ग्रीक लोग जो है बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग नाम अजीब अजीब से रखे हुए थे। भारत के नदियों का, उनके राजाओं का, शहरों का, वो अपनी भाषा में अजीब ही नाम रखते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र को वो पालीबोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा, ऐसा जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें ऐसा
लिखा हुआ है। सिंधु को इंडस वैली कहा गया था, झेलम को हायडप्स कहा जाता था। तो इस तरह से वो लोग जो है अपनी भाषा में अलग अलग ही नाम रखते थे और उन्होंने ही भारत का सबसे पहले इंडिया नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, कौन सी है इसकी दक्षिणी सीमा, कितनी डिग्री से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है 8 डिग्री। यहाँ देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और ये 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये जाती है। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से शुरू होती है? शुरू होने की बात हो रही है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये शुरू होती है। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है, ये किससे आधारित है? तो 82.5 आप लोगों को पढ़ाया गया है, 82.5 यानी 82.30। इसमें भी जो है ये सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री 82.5 पर ये शुरू होता है मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है ये? तो ये जो है इलाहाबाद के समीप स्थित है और उस शहर का क्या नाम है? तो नैनी से होकर गुजरती है ये मानक समय रेखा। सब कुछ आपको वीडियो में पढ़ाया गया है, इसलिए आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इसका अंतर क्या है? तो 5.5 घंटे का अंतर है वहाँ के टाइम से हमारे देश के टाइम में। तो ये इसमें हो जाएगा सी 5 घंटा 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत के ध्रुव की कितनी दूरी है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहा गया है, जो निकोबार द्वीप समूह में है और वहाँ से इसकी दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सब कुछ आपको बताया गया है। भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो गुजरात से स्टार्ट होती है और वो कहाँ तक चली जाती है? तो बांग्लादेश तक, पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो कितना है? तो ये 15,200 किलोमीटर ये है इसकी स्थलीय सीमा। अगला है, द्वीप सहित भारत की जलीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के साथ, द्वीप अगर बिना द्वीप की बात करें तो वो एक अलग है और अगर द्वीप की बात करें तो अलग आता है। इसलिए देख लीजिए, जैसे कि भारत का यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से देखा है ना, गुजरात से इस तरह से स्टार्ट होती है, तो ये आधा गुजरात से स्टार्ट होती है। तो ये जो है इसकी जलीय सीमा हो गई यहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। तो ये कितनी है? द्वीपों के साथ, यहाँ पर जो भी द्वीप है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, ये सारे द्वीपों के बारे में भी बताया गया है वहाँ पर आपको। पूरे कितने 247 द्वीप हैं भारत में। तो 247 द्वीप है, तो जिनमें से सभी के साथ इसकी जलीय लंबाई कितनी है? तो ये है 7,516.5 किलोमीटर, ये इसकी द्वीप सहित लंबाई है। अगर बिना द्वीप की देखें तो है 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, यहाँ पर देखिए ये भारत की, ये मान लीजिए नॉर्थ पॉइंट और ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये लंबाई कितनी है भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर, 20 में इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम, अब पूर्व से पश्चिम इस तरफ से पूछा जा रहा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात तक इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 होगा यहाँ पर। इसे लगभग मान लीजिए 2900, अगर लगभग में रहे तो 2900 आप डाल सकते हैं, ऐसे तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर बिना द्वीप का पूछा जा रहा है, इसलिए सिर्फ तट रेखा लिखा हुआ है, तो वो है 6100 किलोमीटर।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये है 2.4%। लेकिन अगर जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो विश्व की पूरी जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या जो है ये भारत में निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी को आप ध्यान से पढ़ें प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है 10.7%। और इसमें जो है सभी तरह के पर्वत हैं। उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार है जिसकी लंबाई जो है समुद्र तट से लगभग कितनी मानी जाती है? 2135 मीटर या इससे भी अधिक है। इतनी ऊंचाई पर है ये पर्वतें, इन सभी को यहाँ पर इसमें काउंट किया जा रहा है। और समुद्र तट से 305 से लगभग 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को भी देश के ये जो 18.6% भाग में फैली हुई है अगर इसकी बात करें तो। और सिर्फ ये छोटे मोटे पर्वतीय भागों के बात करें तो ये 10.7% तक है। अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जा रहा है? तो ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो है 29.3% होगा। सी इसका सही आंसर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का विस्तार कहाँ है? तो 27.7% पर पठार का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अलग अलग देखिए यहाँ पर पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान सभी के बारे में बताया जा रहा है। सभी को आप नोट करते चलें। अगर आपने नोट नहीं किया हुआ है तो आप उसे नोट भी करते चलें। या फिर आप इस वीडियो के लिंक में इसका पीडीएफ का भी लिंक दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इसे पढ़ सके, देख सके, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर सके। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार पाया गया है? तो ये 43% है मैदान का भाग। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? देखिए, किसी भी देश का जो समुद्री सीमा होता है उसकी जो तट है उससे समुद्र में भी समुद्र के काफ़ी दूर तक ही उसकी सीमा मानी जाती है। तो ये जो है 12 मील दिया गया है भारत के लिए, जिसे भारत यहाँ पर देखिए नीचे ये जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो भारत का जो ये तट है इसके आगे तक इसकी सीमा दी जाती है। तो ये कितना है? 12 मील। ये चारों तरफ से जो है ये 12 मील इसकी सीमा मानी जाती है भारत की। इसके बाद जो है ये फ्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है? संलग्न क्षेत्र की बात की जाए, वहाँ पर सिर्फ सीमा की बात की गई, यहाँ पर संलग्न क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो संलग्न क्षेत्र अगर पूछा जाए तो वो होगा 24 मील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यहाँ पर देखिए एकांतिक आर्थिक क्षेत्र पूछा जा रहा है, यानी कि आर्थिक जैसे होता है कि समुद्र में किसी तरह का कोई पेट्रोलियम पदार्थ हो, इस तरह के जो अगर पदार्थ अगर मिलते हैं तो वो किस सीमा तक अगर मिलते हैं तो वो भारत का होगा। तो ये सीमा निर्धारित किया गया है 200 मील। और इस 200 मील इसके आधार पर जो ये क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये माना जाता है, जिसमें भारत के 3 तरह के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। देखिए ये जो दिया गया है इसको समुद्र में ये जो इतने मीटर इतना 200 मील दिया गया है, तो इसके अंदर भारत क्या क्या कर सकता है उसका हर सभी जो भी समुद्र से लगे हुए देश है सभी को इस तरह के अधिकार कुछ दिए जाते हैं। तो भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें भारत नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी अधिकार दिया गया है। तो ये सब 200 मील तक इसीलिए दिया गया है भारत को। तो ये एकांतिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कितना है? तो ये 200 मील है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने राज्य हैं? तो ये 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं जो राज्य समुद्र तट रेखा में है।
ये यहाँ से मैंने बताया आपको यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक है। तो कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गए, अंडमान हो गए, दादरा नगर हवेली हो गए। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो ये भी आप याद रखें। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। ये कितनी है? तो ये 1214.7 किलोमीटर है। जो भारत की जो तट रेखा वाली जितने भी राज्य हैं उनमें से ये 23% जो है ये गुजरात का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश तो कहीं नहीं है ना? तो इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है? तो ये कर्क रेखा है जो इस तरह से बीचों बीच से गुजरती है भारत से। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हम लोगों ने देखा कि मकर रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजर रही है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको देखना ज़रूरी है। देखिए मैं खुद के लिए नहीं बोल रही, आप लोगों के बोल रही हूँ कि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आगे भी जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस मैप वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। ये 8 राज्य कौन कौन से आपको वहाँ पर वो पता चल जाएगा। बहुत सारे वहाँ पर राज्य हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सारे राज्य आप वहाँ पर जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये कौन सा राज्य है? तो देखिए कर्क रेखा हम लोगों ने देखा ना कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, मकर रेखा ये इस तरह से जाती है। तो यहाँ पर कर्क रेखा की बात हो रही है। तो कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है, तो यहाँ पर गुजरात कहाँ से आ जाएगा? तो इसमें जो है कौन सा होगा? गुजरात होकर नहीं गुजरती है। तो ये गुजरात से होकर नहीं गुजरती हैं। ये तो बहुत सारे यहाँ पर, तो राजस्थान से भी नहीं गुजरती, पश्चिम बंगाल को टच नहीं करती, उड़ीसा से भी नहीं करती। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये कौन सा है? ये है झारखंड। क्योंकि जम्मू कश्मीर भी नहीं है, हिमाचल भी नहीं और बिहार भी नहीं, झारखंड इसमें डी इसका सही आंसर हो जाएगा, होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? भारत की दक्षिणी नोक कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर रखा गया था, इसका नाम इंदिरा पॉइंट। और इसका नामकरण कब किया गया था? तो ये 21 फरवरी 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो कौन सा है? तो यही है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसे पर्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ला ही चिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। और ये तीनों नाम आप याद रख लीजिए, इंदिरा पॉइंट के अलग अलग 3 नाम। एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ये सारे नाम रखना ज़रूरी है। हर जगह आपको इंदिरा पॉइंट ही नहीं मिलेगा देखने के लिए, या कन्याकुमारी नहीं मिलेगा, आपको ये सारे नाम भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये नाम भी आप याद रखें। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस हम लोग के पूरे हो चुके हैं। हम लोगों ने 30 में से कितने सही आंसर आप लोगों ने किए हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए।
आपके कितने सही आंसर हुए और कितने आपने गलत किए, या आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी आप हमें कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।